नमस्कार भाइयों बहनों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ। सखा ग्रुप आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। सखा ग्रुप अनुशक्ति नगर रेजिडेंस का एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसको शुरुआत किया 4 महिलाओं ने और जिनको हम अब कोर ग्रुप कहते हैं। तो उसमें है श्रीमती वाणी श्रीनिवास जो कि अभी विदेश में है। कैमरे के पीछे हमारी अनुराधा श्रीवास्तव, हमारी आज की वक्ता श्रीमती नीलम भारद्वाज और मैं नूपुर अवस्थी। हमारे लगभग 20 एक वॉलंटियर्स भी हैं जो इस कारवां को आगे चला रहे हैं। सखा ग्रुप एक सामाजिक पहल है। ये सामाजिक सरोकार भी कहा जा सकता है इसको। इसमें हम सब अपने आसपास रहने वाले कामगार भाई बहन जैसे कि हमारी बाइयाँ, ड्राइवर, लिफ्टमैन, छोटे छोटे दुकानदार, सब्जी वाला, इन सब में फिनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के बारे में उनको बताते हैं और खाता खोलने में मदद करते हैं जिससे वो अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के कारण के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाएं। और अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जैसे बच्चों की पढ़ाई या उनकी शादी की तैयारी के लिए हम पीपीएफ और सुकन्या योजना के बारे में बताते हैं और उनके बुढ़ापे के लिए हम उनको एनपीएस या अटल पेंशन स्कीम के बारे में बताते हैं जिससे जब वो काम करने लायक ना हो तो उनके पास कुछ आय का साधन रहे। इसके अलावा जो हमारे कामगार भाई हैं वो समाज जो सरकार ने बहुत सारी सामाजिक वेलफेयर स्कीम चला रखी हैं उनके बारे में भी उनको नहीं पता होता है तो हम उसको बताने का भी काम करते हैं। जैसे कि विधवा पेंशन योजना, तो हमारे अगर कामगार भाई बहन लोग अगर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं या उस कैटेगरी में आती हैं तो हम उनको बताते हैं और उनको एप्लीकेशन करने में मदद करते हैं। और एक बहुत प्यारा प्रोजेक्ट जो हम सबके दिल को बहुत अजीज़ है वो है बच्चों को पढ़ाना। तो हम कुछ 15-16 बहनें आरटीई स्टूडेंट्स को जो कि अपने क्लासेस में थोड़े पिछड़े रहते हैं उनको 1 घंटा देते हैं और उनको पढ़ाने का सुख भी प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जर्नी जो कि अब लगभग 1.5 साल पुरानी हो गई है, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात की और अक्रॉस द इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन जब हमने बात की तो हमने पाया कि इकोनॉमिक या फिनेंशियल अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है थोड़ा जिसके साथ एक भय भी जुड़ा है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या है, टैक्स प्लानिंग क्या है। ये कुछ ऐसा भयानक मैथ्स और बहुत भयानक इकोनॉमिक फंडा लगता है जिससे हम थोड़ा घबराते हैं और इसके कारण क्या होता है जो हम छोटा फिनेंशियल विजडम के कारण जो है हम जो वेल्थ जनरेट कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं और हम बहुत ही कन्वेंशनल या बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिस्क जो जिनमें रिस्क होता है उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जो हमारी नीलम जी हैं वो एक फिनेंशियल एक्सपर्ट हैं तो हम उनकी एजुकेशन का फ़ायदा उठाएं और सारे लोगों को भी इकट्ठा करें जो हमको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से ये सिखाएं कि फिनेंशियल अवेयरनेस क्या है, फिनेंशियल विजडम क्या है जिससे कि वेल्थ जनरेट होती है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक अनूठा टॉपिक लें, एक ऐसा टॉपिक कि जब हम शुरुआत करें तो हम उसकी तैयारी कैसे करें। तो क्या जो योग के प्रिंसिपल जो हमें पूरा जीवन और जीवन के बाद भी एक सुंदर सामंजस्य देने का काम करते हैं वो क्या फिनेंशियल मैटर्स में भी कुछ हमें गाइड कर सकते हैं। तो हमने आज का टॉपिक लिया है कि योग और फिनेंशियल प्लानिंग में योग के सिद्धांत कैसे कारगर होते हैं। तो हम बात करेंगे इसके बारे में श्रीमती नीलम भारद्वाज से। नीलम भारद्वाज हमारी कोर ग्रुप मेंबर हैं। ये सेबी से यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रिटायर्ड जनरल मैनेजर हैं, सर्टिफाइड योग टीचर हैं, नेचुरोपैथ हैं और
फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तो ये एक अनोखा मिश्रण है और इस मिश्रण का आज तो हम लोग पूरा फ़ायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि हमने टॉपिक ही कुछ ऐसा चुना है कि भाई दो विपरीत ध्रुव की जो चीज़ें हैं, एक फाइनेंस और एक योग। जो एक योग में तो हम सोचते हैं कि भाई योगी है, एकदम शांत आदमी है, और फाइनेंस का जो कोई पर्सन है तो वो तो भाई एकदम मर्सिडीज गाड़ी में सूटेड बूटेड टाई वाई पहने हुए हैं। तो ऐसे में इतने दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में कैसे सामंजस्य होगा, इसको हम आज समझेंगे। तो इसको समझने की को हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाते हैं नीलम। तो पहली बात तो आप हमें ये बताइए कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? थैंक यू रिपु। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूँगी कि इस बार इंटरनेशनल योगा डे का थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ओके, तो हमारे जो सखा ग्रुप जो है एक ऐसा काम कर रहा है जो सोसाइटी के लिए का फाइनेंशियल पार्ट है। राइट। अब तुम्हारा प्रश्न था नूपुर कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग को मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट। तो जब भी आप अपने फाइनेंस को चाहे कितना भी कमा रहे हैं, अगर आप उसको इस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर पा रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे इमीडिएट हो, इट मीन्स यू हैव एक्चुअली मैनेज योर फाइनेंसेस क्वाइट वेल। दिस इज व्हाट फाइनेंशियल प्लानिंग इज ऑल अबाउट। पर कई लोग बहुत डरते हैं। तुमने जैसे कहा कि फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को लगता है इकोनॉमिक्स है, मैथ्स होगा, ये होगा। एक्चुअली इट इज सेड दैट इन फाइनेंशियल प्लानिंग 99% इज बिहेवियर, ओनली 1% इज अ नॉलेज ऑफ फाइनेंस। ओह, हम लोग को तो यही लगता था कि ये बहुत ही कोई कठिन, कोई बहुत जटिल चीज़ है जिससे दूर रहना है, मतलब कोई कर रहा है तो बहुत अच्छा। तो आगे। और फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्चुअली होता है क्या, देखिए एक असेसमेंट करना पड़ता है आपको कि भाई आपके एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ क्या क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितने की ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। इस तरह का असेसमेंट करने के बाद आप कहते हैं कि हमें पैसा किस तरह से रखना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरह के इंश्योरेंस लेने हैं। तो वो जब सब हम करते हैं ना, और जो प्लान बनाते हैं वो होता है फाइनेंशियल प्लान। तो उसमें ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो आम घर खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग, जो हमारे थोड़े घर खरीदना शौक था, उनको जो है एक अच्छे से प्लान करना, पहले से उनके लिए पैसे का इंतज़ाम करना। बिल्कुल, जिसको फाइनेंशियल गोल्स लेकिन होते हैं। हाँ, फाइनेंशियल गोल। तो जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो क्या फंडामेंटल चीज़ें हमको याद रखनी चाहिए या क्यों करना चाहिए? देखिए, अब क्योंकि तुमने पहले बोला कि टॉपिक है योगा एंड फाइनेंशियल प्लानिंग और इंटरनेशनल योगा डे है। योग जो है किस लिए होता है, जनरली हम देखते हैं कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए योग होता है। इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग ना फाइनेंशियल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे वित्तीय स्वास्थ्य के लिए, सोसाइटी का। तो मतलब फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब क्या है? अगर आप जीवन के हर स्टेज में आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पा रहे हैं, तो आप फाइनेंशियली हेल्दी हैं। और मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ कि मान लो एक बच्चा है जो कि बहुत हेल्दी पैदा हुआ, अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा तो वो बच्चा बाद में वीक हो सकता है। और अगर वीक बच्चा पैदा हुआ है, उसका आपने बहुत अच्छे ध्यान रखा तो वो हेल्दी हो सकता है। इसी तरह से फाइनेंस में भी है, अगर आपका पैसा बहुत है और आपको मैनेज करना नहीं आया तो आप नॉन हेल्दी, यू आर सिक, फाइनेंशियली सिक पर्सन। और अगर आपका पैसा नहीं भी है पर आपको छोटे से पैसे को, थोड़े से पैसे को ही अगर अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं, सो यू आर अ फाइनेंशियली हेल्दी पर्सन। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वेल्थ यू हैव, इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द वेल्थ यू हैव। तो कैसे योग, मतलब जो ये चीज़ है कि योग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो फाइनेंस के लिए कैसे ये सब काम आ सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बिल्कुल। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि योग और फाइनेंशियल प्लानिंग, थोड़ा योग के बारे में जानते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना, और फिर ये समझना कि जो सिद्धांत हम योग में अप्लाई कर रहे हैं ना, उनको अगर ज़िंदगी में लिया तो फाइनेंशियल हेल्थ तो अपने आप ही आएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके, तो योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि, जो कि आज से 5000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने
पतंजलि योग दर्शन लिखा था। इंडियन फिलोसफी का वन ऑफ द 6 दर्शन में से एक है। उस समय ने वो योग की परिभाषा बोली, योग निश्चित वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को जो निरोध करता है वो है योग। मतलब क्या कि जो ये टर्बुलेंस होता है, मेंटल टर्बुलेंस, इसको ख़त्म करने का काम करता है योग। और योग हमें, अब जैसे अंतिम लक्ष्य जीवन का क्या है, मनुष्य कहते हैं कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, योग आपको वहाँ ले जाता है, तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। पर अगर हम योग को अपनाएं तो उस रास्ते में चलना शुरू करते हैं और उस रास्ते में आपको बहुत सारे माइलस्टोन मिलते हैं। मतलब आपको पता लगने जाता है कि मुझे पीस मिल रहा है, आई एम गेटिंग हेल्थ, आई एम गेटिंग पीस, आई एम गेटिंग हैप्पीनेस, एंड आई एम अचीविंग स्मॉल स्मॉल गोल्स वेरी इजीली। तो जब वो आपको योग के उसमें मिलता है, वैसा ही अगर वो सिद्धांतों का पालन करेंगे ना, आपको फाइनेंशियल जर्नी भी बहुत स्मूथ लगती है। क्योंकि दोनों, चाहे वो योग हो चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो, दोनों लाइफ लॉन्ग जर्नीज है, लाइफ लॉन्ग स्किल है। दोनों में डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अब कहते हैं ना कि भाई हमने आज योग कर लिया, 5 दिन नहीं करेंगे एक्सरसाइज, तो ऐसा नहीं। लोग बहुत ऐसे करते हैं, या आज बचाना शुरू करेंगे पर एक अच्छी साड़ी देखी, ऐसे डिसिप्लिन, फ्रुगैलिटी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कमिटमेंट। और बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल योग में हमें सिखाया जाता है वो है कि नो कंपटीशन। कहते हैं योग में आप ना किसी के साथ compete नहीं करते, आप योगिक प्रैक्टिसेस को अपने हिसाब से करते हैं। एंड दैट इज़ अ वंडरफुल प्रिंसिपल विच कैन बी अप्लाइड इजीली इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग इंडिविजुअलिस्टिक होती है, योग भी इंडिविजुअलिस्टिक है। हाँ, मतलब कि अगर आप जो कहें कि मेरे लिए सही है वो आपके लिए सही नहीं हो बिल्कुल। सकता। बिल्कुल, मेरे पास हो सकता है कि 4 फ्लैट हैं तो मुझे रहने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास नहीं है तो आपके लिए वो सबसे बड़ी सुविधा है। तो इंडिविजुअलिस्टिक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी करते हैं। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं योग और फाइनेंशियल प्लानिंग में। हाँ, और एक बात जो समझ में आई कि मुझे भी बात में समझ में आई कि जैसे योग कभी करते हैं हम तो एकदम मन शांत हो जाता है, तो फिर उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता होगा फाइनेंशियल प्लानिंग पर। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ठीक बोला। देखो, हाँ, कहते हैं हम योग करने से आपको मानसिक शांति तो मिलती है, क्योंकि हाँ। आपको शारीरिक स्वास्थ्य मिल रहा है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि तनाव कम हो रहे हैं और आपको शांति मिल रही है। अब आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए आपको शांति मिल रही है, यू आर एट अ पीस, यू विल बी एबल टू टेक गुड फाइनेंशियल डिसीजन। यू आर माइंडफुल ऑफ द थिंग्स, माइंडफुलनेस आ रहा है आपको, जी, आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को और एक अच्छा डिसीजन लेंगे, ऐसा माना जाता है। हाँ, और अगर आप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में, मतलब आपने लोन लिया है, आपको सुबह शाम कॉल आ रहे हैं पैसा वापस करिए, तो आप चाह कर भी, क्योंकि फाइनेंशियल वरीज हैं, तब आप चाह कर भी योग नहीं कर पाएंगे ना। तो ये ऐसा है, योग करेंगे फाइनेंशियल पीस मिलेगा, फाइनेंशियल पीस मिलेगा, फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे लेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे लेंगे तो आपकी वरीज कम होंगी, फिर आपको पीस मिलेगा। हाँ, तो एक तरह से एक वर्चुअस साइकिल शुरू हो गई कि एक हेल्थ और वेल्थ की वर्चुअस साइकिल जो है जो शुरू हो गई। तो अब इस हेल्थ और वेल्थ की वर्चुअस साइकिल को आगे बढ़ाते हुए नीलम आप ये बताइए कि योग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जो इस हेल्थ की साइकिल के लिए तो अच्छे हैं लेकिन वेल्थ की साइकिल को भी आगे अच्छा बढ़ाएं। एक्चुअली जब मैं योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रही थी तो पतंजलि योग दर्शन को पढ़ा, और तब मुझे लगा कि उसके कुछ प्रिंसिपल्स, लगा सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिसको कि अगर हम अप्लाई करें तो फाइनेंशियल हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। और आपने बहुत एक अच्छा डिसर्टेशन भी लिखा था जिसका टॉपिक भी आप योगा बताइए। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। हाँ, और दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि यही एक चीज़ थी जिसने इस पूरे वार्ता को शुरू किया। इन्होंने आपस बातों बातों में हमें बताया तो हमें लगा कि ये बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, हम लोग का तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो आगे बढ़े, फिर इसके बारे में बताइए हमें। यस, तो जैसे पहले मैंने बताया कि योगा और फाइनेंशियल प्लानिंग सिमिलर कैसे है, लाइफ लॉन्ग स्किल्स है। मतलब कि ऐसा नहीं कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप पैसे को मैनेज करना छोड़ देंगे, आपको पैसे को मैनेज करते रहना है। सिर्फ किस तरह से मैनेज करना है, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, आपको अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना है। सिमिलरली योग में जब आप बूढ़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने एक्सरसाइज छोड़ दिया, आपने आसन करना छोड़ दिया, आप उन आसन को करेंगे जो आपकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। अब आता है कि योग के ऐसे कौन से सिद्धांत हैं। तो जैसे मैंने जिक्र किया महर्षि पतंजलि का, वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ बात करी है पतंजलि योग दर्शन में, पर अष्टांग योग, उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति अष्टांग योग को अपनाता है तो उसकी वो जो यात्रा है अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की, उस यात्रा में वो बहुत सुगम रूप से, यात्रा बहुत सुगम होगी, उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। और कुछ चीज़ें जो कि हमको, क्योंकि हमें नहीं पता वो कहाँ लक्ष्य आएगा, पर आपको
कुछ कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, जैसे आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे गोल्स अचीव करने में चाहिए। तो ये इसका मतलब अष्टांग योग का को अप्लाई करके हम उस यात्रा में बहुत अच्छी तरह से चल सकते हैं। आपने एक बात, नीलम आपको रोक रही हूँ, सॉरी, आपने एक बात बहुत अच्छी बताई थी कि अगर हम योग करते हैं, योग प्रैक्टिसेस करते हैं या अपने जीवन में उतारते हैं तो हम बहुत सारी फिजिकल चीज़ें बहुत सुगमता से करते हैं। तो वैसे ही आपने मुझे एक उदाहरण दिया था कि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो बहुत कम में बहुत सुगमता से आप जो है क्या कहते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप दर्शकों को वो एग्जांपल आप बताइए, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा 1 साल का, और आपको उसकी पढ़ाई के लिए गोल है आपका कि उसका फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए मुझे पैसा जमा करना चाहिए, क्योंकि जब वो ग्रेजुएशन में आएगा तो पैसे की ज़रूरत होगी, और आपने कहा कि शायद 1 करोड़ तक की ज़रूरत होगी 15 साल के बाद, बहुत ज़्यादा बढ़ता है और बढ़ जाए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस कैलकुलेशन में अगर हम ऐसा करें कि आपको 1 करोड़ की ज़रूरत है 15 साल के बाद, तो कंसिडरिंग 14% CAGR मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, अगर आप कंसिडर करते हैं कंपाउंडिंग क्या एनुअल ग्रोथ रेट, तो एनुअल समझ हर वार्षिक वर्ष में जो ग्रोथ हो रही है, और कंपाउंडिंग हमने प्रिंसिपल हमें पढ़ाते हैं ना, कंपाउंडिंग हाँ, इंटरेस्ट। वो जैसे वो जो क्या कहते हैं हमारे वॉरेन बफेट भी बहुत बताते हैं कि कंपाउंडिंग तो हाँ, हम लोग कुछ तो हमने जब हम छोटे थे पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जब प्रिंसिपल में पहला इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो प्रिंसिपल बढ़ता है, उसके बाद फिर इंटरेस्ट, हाँ। फिर वो इंटरेस्ट ऐड होता रहता है। हाँ। तो कंपाउंडिंग को जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये Right. वंडर है। हाँ। क्योंकि अब इस एग्जाम्पल में अगर देखें, उसको 1 करोड़ करने के लिए हर महीने 15 साल तक 4,881 रुपये देना है, मतलब कि 15 साल में उसको अराउंड 27,81,000, तो उसने जमा कितना किया, अराउंड 28 lakhs, और मिलेगा कितना 1 करोड़, तो 72 lakhs अमाउंट जो आ रहा है। सेवेंथ वंडर नीलम, Yes, रियली it सेवेंथ is. वंडर। और अगर उस समय जब वो सोचता, मतलब अगर 21 साल का बच्चा होता और तब वो जाता 1 करोड़ जुटाने, तो कितना 2-2.5 करोड़ देता वो, Yes, yes, है ना, और लोन से परेशान। तो देखिए कितना सुगम हो गई जर्नी। तो नीलम, अब आप हमको बताएं कि अष्टांग दर्शन क्या है और उसको हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत शॉर्ट में होगा क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा समय की लिमिट है, और उसके बाद हम तय करेंगे कि हम इसको क्या फर्दर एपिसोड्स पे बनाएं या इसी एपिसोड में समेट दें। पहले तो है कि यह बहुत ही खूबसूरत है। अष्टांग योग मतलब 8 अंग योग के। तो पहले मैं बताती हूँ, नाम बता देती हूँ। अष्टांग योग में जो कि पतंजलि ने दिया है, पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये तो नाम हो गए। अब ये खूबसूरती क्या है कि जब मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी ना, सब बोलेंगे हमको तो पता है ना, पता है, दे आर सो सिंपल। एंड लेट मी टेल यू, सिंपलेस्ट थिंग्स आर द प्रोफाउंडेस्ट थिंग्स। हम कहीं कहीं सिंपल चीज़ों को ही भूल जाते हैं। तो अभी मैं पहले यम की बात करती हूँ। यम जो है, इसको कहते हैं सेल्फ रिस्ट्रेंट या कोड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो हम इसको समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि ये जो है हमारा जो फर्दर जिस प्लानिंग की हम बात करें उसकी हमारी तैयारी क्या है इसका। मतलब ये जो अगर इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे ना, तो हमारे लिए पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाएगा, और आपको कहते हैं ना फाइनेंशियल विजडम आएगी। क्योंकि जब विजडम आती है, किसी भी चीज़ को अच्छा करता है, क्योंकि बुद्धि आ गई है। तो ये एक तरह से बुद्धि लाने का तरीका है। माइंडफुलनेस जिसकी बात। तो पहले यम है, तो यम में महर्षि पतंजलि ने 5 चीज़ों का जिक्र किया। बहुत सिंपल है, तुम खुद बोलोगी। तो पहला है सत्य। सत्य सब जानते हैं, हमको बचपन से सिखाया गया, सच बोलो सच बोलो। तो पतंजलि ने क्यों सत्य को इतना इम्पोर्टेंस दिया अपने योग, अगर योगिक शास्त्र के हिसाब से देखें, उनका कहना था कि जब हम सत्य नहीं बोलते तो मन में मेंटल एजिटेशन होता है, और अगर आपको उस राह में चलना है ना, तो एजिटेशन कम करना है। दैट इज़ वन ऑफ द गोल, यू नो, टू गेट पीस। तो सत्य बोलेंगे तो पीस आएगा ही आएगा। सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने झूठ बोला है तो मुझे कितनी बार याद रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ झूठ बोला था, क्या क्या बोला था। तो वो तो एक मेंटल एजुकेशन क्रिएट करने की बात होगी। अब ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैसे आता है, ये बहुत समझने की बात है। ये वेरी वेरी सिंपल। इट सेज यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ।
अपने साथ सच रहो सच। और उसके साथ भी सच्चे रहो जिसको कि आपने स्वयं अप्रोच किया फाइनेंशियल गाइडेंस लेने के लिए। जैसे डॉक्टर के लिए। बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर एक पेशेंट डॉक्टर को सच सच नहीं बताएगा तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या मेडिसिन कैसे देगा, इलाज कैसे करेगा? तो इसलिए और खुद को भी समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा बहुत बार लोगों को दिखाने के लिए आप गलत बोलते हैं। That's not हाँ, right. ये जैसे आजकल शादियों में इतना खर्चा है, वो केवल दिखाने के लिए, बच्चे की खुशी नहीं, हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। तो हमको ये सच समझना है कि हम बच्चों की खुशी के लिए शादी कर रहे हैं, समाज की खुशी के लिए नहीं। क्यों मीरा, मैं बिल्कुल। इसको सत्य कह सकती हूँ? तो सत्य, तो सत्य हो गया। दूसरा प्रिंसिपल है अहिंसा। अहिंसा भी हमको सबको पता है, नॉन वायलेंस, राइट? तो वायलेंस होता है क्या? जब किसी भी चीज़ को हर्ट करने के लिए कुछ किया जाता है, वो वायलेंस समझ सकते हैं। अगर मैं इसको शारीरिक रूप से देखूं तो, या यौगिक शास्त्र के हिसाब से देखूं, वो कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो आपके शरीर से वायलेंस करती है। एग्जाम्पल है ओवर ईटिंग, ये जंक फूड खाना, इट इज़ अ काइंड ऑफ क्रिएटिंग वायलेंस टू योर बॉडी। ऐसे Right. ओवर थिंकिंग, ये मेंटल वायलेंस। मैंने एक्चुअली ये बात कभी सोची नहीं कि ओवर थिंकिंग भी वायलेंस है, Yes. बट हम लोग करते हैं, परेशान होते हैं ये सब तो क्योंकि ये वायलेंस क्यों आप ओवर थिंकिंग करते हैं, यू आर एक्चुअली हर्टिंग योर सेल्फ, यू आर क्रिएटिंग एजिटेशन। Really. और अगर ऐसा है तो आप उस यात्रा में चल ही नहीं सकते। अब ये तो हुआ शारीरिक और मानसिक चीज़ की बात। तो ये फाइनेंस में कैसे आता है? फाइनेंस में ओवर स्पेंडिंग इज़ अ वायलेंस, क्योंकि ओवर स्पेंडिंग कैन बी डिजास्टर्स टू योर फाइनेंशियल हेल्थ, Really. है ना? तो अब बहुत केसेस, जैसे तुमने पहले एग्जांपल बताया कि अगर अपनी चादर से हम ज़्यादा पाँव फैला रहे हैं, मेरी ज़रूरत नहीं है, बच्चे की शादी के लिए लोन लेके कर रहे हैं। हाँ, ये विदेश जाने के लिए ये तो मुझे पहली बार तुमने बोला कि हाँ। विदेश जाने के लिए आप लोन ले रहे हैं, मतलब तो ये तो चीज़ है कि आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ के साथ वायलेंस कर रहे हैं। इवन नीलम, आजकल जैसे हम देखते हैं कि कुछ पैसा जो कमाने का कोई समय नहीं है, दिनों रात लोग लगे हुए हैं ऑफिस में, अननेसेसरी इनह्यूमन टाइमिंग्स हैं, तो क्या वो भी बिल्कुल वायलेंस है? देखो नुपुर, एनीथिंग विच कैन क्रिएट वायलेंस, मतलब आपके शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है कोई चीज़, तो उसको वायलेंस ही बोलेंगे, जो हर्ट कर रहा है ना? तो सेकेंड है कि नॉन वायलेंस, तो हमको नॉन वायलेंस होना चाहिए। तो हमको अपनी, अब ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि शायद अभी नहीं पर नेक्स्ट एपिसोड में हम हर एक को लेंगे, कहेंगे कि कैसे जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमें पता है फाइनेंशियल प्लानिंग में 99% बिहेवियरल साइंस है। Really? आपका बिहेवियर कैसा, हाउ वाइज यू आर, Right. देन यू टेक अ राइट कॉल। ओके, Right. तो तीसरा अंक है अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। अब नॉन स्टीलिंग में चोरी नहीं करना, तो हमको पता है चोरी तो गंदी आदत है। देखिए जितनी भी गंदी आदतें जो हमको सिखाया गया है, वो गंदी आदतें मेंटल एजुकेशन करती हैं, उनको नहीं रखना पीस लाता है। वेरी सिंपल। अब ये फाइनेंस में नॉन स्टीलिंग कैसे आता है, हम फाइनेंस में चोरी कैसे करते हैं? देखिए एक तो चोरी, किसी धन की चोरी करना वो तो अलग बात होगी, पर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि जब आप टैक्स की बात करते हैं ना, टैक्स की चोरी कितना आम सुना हुआ है, ठीक है, उसके बाकी इम्प्लीकेशन होंगे। मैं जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ये बता रही हूँ कि अगर आपको पता है कि आपको टैक्स देना है और आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, आपको ये भान होना चाहिए कि उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आपके लिए कितना। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपने 1 लाख का टैक्स जो कि ड्यू था और नहीं दिया, उसमें डिले किया, तो पहले तो 1 लाख में आपको अराउंड 25,000 रुपीज़ का पेनल्टी आ सकता है। उसके बाद कितना डिले हुआ, डिले इन फाइलिंग पेनल्टी बहुत सारा हो सकता है कि 1 लाख के ऊपर आपको 2 लाख पेनल्टी देना पड़े। हाँ, सो यू आर एक्चुअली ruining your financial health by not doing these things, by actually stealing tax. हम टैक्स की चोरी ऐसे बोलते हैं कि जो आपको देना है और आप नहीं दे रहे, दैट इज स्टीलिंग। इवन जैसे मैंने कई बार सुना था कि आप विदेश से सोना लेकर आए तो आपको पता नहीं 300% कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती हैं। ये सब चीज़ें तो बाद में मतलब आपकी फाइनेंशियल हेल्थ क्यों नहीं कर देती है, और हम सोचते हैं कि हम नहीं बचेंगे, पर देर सवेर सब लोग फंस ही जाते हैं। तो फिर आगे का फिर आता है, अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है नॉन होर्डिंग, मतलब कि इकट्ठा करते हैं ना, आदत होती है इकट्ठे मुझे करने मत बताओ नीलम, मैं तो कुछ भी दिख जाए वो फेंकना मेरे लिए बहुत मुश्किल की। है। और ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, बहुत लोगों की आजकल, हमारी भी आदत होती है कि होर्डिंग। अब आप देखिए कपड़े हाँ, जो बना रहे हैं ओ, लेते जा रहे हैं, guilty। और उसको लेट गो करना आसान नहीं होता है। और कहते हैं कि अगर आप उसको मेंटल स्पेस में देखें ना,
यू आर सिंपली कैरिंग ओल्ड कंप्लेंट्स, गिल्ट, वरीज, उसको right. छोड़ना ही बहुत मुश्किल होता है। राइट, यू आर All वेरी these राइट। ओल्ड कंप्लेंट्स बहुत बड़ा, सबके पास बहुत बड़ा बैगेज होता और है। ये जो चीज़ होती है Right. बहुत हैवी बनाती है, Really? लेट गो करना आसान है। तो Really? सिमिलरली फाइनेंशियल हेल्थ में देखिए एक शब्द है ना, कंजूस माइजर, और एक होता है प्रूडेंट सेवर। दोनों में Right. डिफरेंस होता है, दोनों सेव कर रहे हैं, हाँ, पर एक सेव जो कंजूस है ना वो रखता रहता है जो प्लेजर्स ऑफ लाइफ है। सी वी आर सपोज टू हैव फाइनेंस टू एंजॉय आवर लाइफ। तो वो क्या कर रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है और वो उन छोटे छोटे प्लेजर्स को एंजॉय नहीं कर रहा है जो उसको ज़रूरत है, उसकी फैमिली को ज़रूरत है। तो उनको बोलते हैं कंजूस। आपको फाइनेंशियल प्लान में कंजूस नहीं बनना है, प्रूडेंट सेवर बनना है। आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि कितना मैं सेव करूँ कि मुझे फ्यूचर गोल्स को मीट कर सके, राइट? हाँ, जैसे बहुत से फ्रेंड्स हैं, मेरे एक आध फ्रेंड्स हैं जो कि उनके पास बहुत सारा गोल्ड है, बहुत 2-3 फ्लैट्स हैं, पर जब बच्चे को फ्रूट खाना होता है तो वो कहते हैं कि नहीं, ये अच्छी बुक खरीदनी है तो नहीं, उसके लिए पैसा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जो जैसे सुना होगा ना, एसेट रिच कैश पुअर। हाँ। इतने सारे लोगों की 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट, 4 फ्लैट, फ्लैट है, पैसा बहुत है, करोड़पति हैं, पर अपने बच्चे की इंजीनियरिंग फीस देने के लिए लोगों से पैसा मांगते हैं। दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आई कैन से, दैट इज राइट? Right. क्यों? क्योंकि उनमें वो जो होर्डिंग वाला एबिलिटी है कि होल्ड करना, शायद दिखाने के लिए करना है, शायद प्रवृत्ति ऐसी। तो हमें उस लेवल में नहीं आना है। हमको समझना चाहिए कि कितनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कितना चाहिए, बाकी लेट गो करना, मतलब कुछ खर्च करने की भी आदत होनी चाहिए। ओके, और लास्ट जो अंग है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य और फाइनेंस। तो ब्रह्मचर्य का लिटिल मीनिंग हम सब समझते हैं सेलिब्रेसी, ओके, बट इवन महर्षि पतंजलि ने ब्रह्मचर्य का जब नियम बनाया ना, उन्होंने गृहस्थ के लिए भी बनाया। तो इसका मतलब उनका इंटेंशन सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सेल्फ कंट्रोल। अब जितने भी अंग हमने किए अभी तक, तो सब में सेल्फ कंट्रोल तो बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ कंट्रोल आज के वर्ल्ड में विच इज़ फुल ऑफ नो, इट्स अ एरा ऑफ कंज्यूमरिज्म, राइट। हर एक को कंज्यूमर बनाने के लिए इतने सारे ऐड आते हैं, आपकी ज़रूरतें बना रहे हैं ये ऐड, आपको हाँ। ज़रूरत नहीं है। रियली। तो उस समय फाइनेंशियल विजडम होना, ये समझना कि ये मेरे लिए ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि ऐड के समय आपको सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे 5 यम जो हमने आज सीखे हैं, इसका अगर हम अच्छी तरह से अपने में उतार लें, इसको कहेंगे पर्ल्स ऑफ विजडम, एंड व्हेन देन यू स्टार्ट मैनेजिंग योर फाइनेंस, यू विल सी लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आज आई थिंक हम यम तक ही कवर करते हैं। हाँ, हम लोगों ने तैयारी कर ली और अब हम आगे देखेंगे कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग में जब करना चलें तो क्या नियम पालन करें। तो उसके लिए आप अगले एपिसोड को इंतज़ार करिए, और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।